नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया के बारे में, जो काफ़ी लंबे समय से सिविल वॉर की स्थिति में बना हुआ था और जहां हाल फिलहाल में विद्रोहियों ने वहां की सरकार को गिराकर वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया। साथ ही हम जानेंगे सीरिया की हिस्ट्री, वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद के बारे में, वहां पे जो सिविल वॉर हो रही है उसकी क्या कंडीशन है और वो किन परिस्थितियों में शुरू हुई। साथ ही एक बहुत फेमस जेल के बारे में जानेंगे जिसे सेडनाया जेल कहा जाता है और जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कत्ल का कारागाह भी कहा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की हिस्ट्री के बारे में। तो जो आधुनिक सीरिया है वो मेडिटेरियन सी के तट पर मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। सीरिया में पाए गए सबसे पुराने जो मानव अवशेष हैं वो लगभग 7 लाख साल से पहले के हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले निएंडरथल के कंकाल और हड्डियों को भी उन्होंने खोजा है। ये वहां पे जनजाति थी जो रहती थी। सीरिया का एक शहर है एबला, जिसके बारे में माना जाता है कि ये लगभग 3000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। खुदाई की गई सबसे पुरानी बस्तियों में से ये एक है। प्राचीन काल में सीरिया पर मिस्र, हित्ती, सुमेरियन, मितानी, असीरियन, बेबीलोनियन, कनानी, फोनिसियन, अरामी, एमोराइट, फारसी, यूनानी और रोमन सहित कई अन्य साम्राज्यों ने यहाँ पर कब्जा किया और उन्होंने समय समय पर यहाँ पे शासन भी किया। प्राचीन सीरिया एक ऐसा क्षेत्र था जिसका उल्लेख अक्सर बाइबल में किया जाता था। एक प्रसिद्ध कहानी है, उसमें एक प्रचारक थे, वो पौलुस उनका नाम था। वो बोलते हैं कि सीरिया सबसे बड़े शहर दमिश्क की सड़क पर उन्होंने पहली बार ईसा मसीह को देखा, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो सीरिया बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर आ गया। 637 ईस्वी में मुस्लिम सेनाओं ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को हराया और सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामी धर्म पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गया और विभिन्न गुटों ने वहां पर अलग अलग एरियाज पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। दमिश्क अंततः इस्लामी दुनिया की राजधानी बन गया, लेकिन 750 ईस्वी के आसपास इराक के बगदाद में इस्लामी गणराज्य की राजधानी शिफ्ट हो गई। इस परिवर्तन के कारण सीरिया में एक आर्थिक गिरावट भी आ गई, क्योंकि लोगों का आना जाना और मनी का फ्लो उस साइड में बंद हो गया और ये क्षेत्र अस्थिर हो गया, जो फिर विभिन्न समूहों द्वारा शासन किया जाने लगा। 1516 में ऑटोमन साम्राज्य ने सीरिया पर विजय प्राप्त की और 1918 तक ये लोग वहां पर सत्ता में बने रहे। इसे सीरिया के इतिहास में सबसे शांति वाला समय भी माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी और ब्रिटिश राजनयिकों ने 1916 के साइक्स पिकॉट समझौते के तहत एक गुप्त रूप से ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों को विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की। यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ी जीत थी वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों की थी। उन्होंने जो ऑटोमन साम्राज्य को हराया, जो तुर्की का साम्राज्य था और लगभग मिडिल ईस्ट पर उसका शासन था, उसके जीते गए क्षेत्रों को वो फिर बांटना शुरू किए। और साइक्स पिकॉट समझौते के तहत प्रथम विश्व युद्ध के समापन के साथ ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और अधिकांश अरब भूमि को ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश और अरब सैनिकों ने 1918 में दमिश्क और अलेप्पो पर कब्जा कर लिया और फ्रांस ने 1920 में आधुनिक सीरिया और लेबनान पर भी नियंत्रण कर लिया। इन व्यवस्थाओं ने लगभग इस क्षेत्र पर 400 साल तक शासन किया। फ्रांसीसी शासन ने सीरिया में लोगों के बीच विद्रोह और बगावत को जन्म दिया और 1925 से 27 तक सीरियाई फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ एकजुट हो गए, जिसे अब महान सीरियाई विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। 1936 में फ्रांस और सीरिया ने स्वतंत्रता की एक संधि पर समझौता किया, जिसने सीरिया को स्वतंत्र रहने की अनुमति दी, लेकिन फ्रांस को सैन्य और आर्थिक मदद भी पहुंचाई उससे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1939 से लेकर 1945 तक ब्रिटिश और स्वतंत्र फ्रांसीसी सैनिकों ने सीरिया पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद ही 1946 में सीरिया आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश बन गया। लगभग सेम समय पे जब भारत को आजादी मिली उसी टाइम पर इजराइल भी बना। उस टाइम दुनिया में बहुत सारे देश स्वतंत्रता पाए और उनकी स्थापना की गई।
सीरिया की घोषित स्वतंत्रता के तुरंत बाद के वर्षों में अस्थिरता और बार बार सरकारी तख्तापलट जो था वो स्टार्ट हो गया। सीरिया मिस्र के साथ उसके बाद जुड़ गया और 1958 में संयुक्त अरब गणराज्य नाम से इन्होंने एक देश बनाया। लेकिन कुछ वर्षों बाद 1961 में ये फिर से विभाजित हो गया। 1960 के दशक में अरब साम्राज्यवादी बाथ पार्टी जो सीरिया में क्रांति करती है और वहां पे तख्तापलट कर देती है और सत्ता पर कब्जा कर लेती है। और 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, इजराइल ने दक्षिण पश्चिमी सीरिया पर स्थित एक चट्टानी पठार, जिसे गोलान हाइट्स भी कहा जाता है, इसका वहां के धर्मों के बीच में, मतलब यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण जगह भी मानी जाती है ये, इस पर कब्जा कर लिया और इस पे कई वर्षों तक संघर्ष जारी रहा जो अभी भी चल रहा है। 1970 में सीरिया के रक्षा मंत्री हाफिज अल असद ने सीरिया के वास्तविक नेता सलाह जदीद को उखाड़ फेंका और वो सन 2000 में अपनी मृत्यु तक लगभग 30 वर्ष तक सत्ता में बने रहे, यानी बशर अल असद के पिताजी। हाफिज अल असद इस्लाम अलावीट का हिस्सा थे, जो एक अल्पसंख्यक सिया समुदाय था। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान हाफिज को सोवियत संघ की मदद से सीरियाई सेना को मजबूत करने का भी श्रेय दिया जाता है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि जो सीरिया है वो एक सुन्नी बाहुल्य देश है, यानी वहां पे जो ज्यादा आबादी है वो सुन्नी पंथ को मानने वाले मुसलमानों की है। लेकिन जो हाफिज अल असद थे वो सिया थे, और जो सीरिया की इकोनॉमिक कंडीशन है और जो सत्ता की कंडीशन है वहां पे सिया लोग ज्यादा मजबूत थे। तो सुन्नियों में इस बात का हमेशा से विद्रोह रहा कि हमारे ऊपर सिया क्यों शासन कर रहे हैं, जबकि वो यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। 1982 में मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमा शहर में असद शासन के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किया और असद ने राजनैतिक विद्रोहियों को गिरफ्तार करके उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। और अनुमान अलग अलग लगाए जाते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोगों की मौत हुई वो लगभग करीब 20,000 थी। उसी वर्ष इजराइल ने भी लेबनान पर आक्रमण किया और वहां तैनात सीरियाई सेना पर भी हमला किया। लेकिन 1983 तक इजराइल और लेबनान ने शांति की घोषणा की और दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। अपने जीवन के अंतिम समय में हाफिज ने इजराइल और इराक के साथ अधिक शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश भी जारी रखी। तो जब सन 2000 में हाफिज अल असद की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे बशर अल असद, जो 34 वर्ष की आयु के थे, वो फिर वहां पे प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। बशर के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु थी उस समय वो 40 साल थी, लेकिन वहां के संविधान में परिवर्तन करके उसको 34 साल किया जाता है। बशर अल असद मेडिकल के छात्र थे और वो सत्ता के लिए सबसे पसंदीदा पहले उत्तराधिकारी नहीं थे। बशर अल असद के जो बड़े भाई थे बैसल, वो अपनी पिता की जगह लेने के लिए कतार में सबसे आगे खड़े थे। लेकिन 1994 में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने राष्ट्रपति पद की शुरुआत में बशर अल असद लगभग 600 राजनैतिक कैदियों को रिहा करते हैं और सीरियाई लोगों में एक ये उम्मीद जगती है कि बशर अल असद अपने पिता की अपेक्षा ज्यादा शानदार और शांत नेता होंगे जो सबके बारे में सोचेंगे। जो आम लोगों के जो संघर्ष चल रहे हैं, आम लोग अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो उसके लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी को जबरदस्ती सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। हालांकि 1 साल के भीतर ही बशर ने सुधार समर्थक सक्रियता को रोकने के लिए धमकियों और गिरफ्तारियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं कि सीरिया में गृह युद्ध क्यों है। तो बशर अल असद को सीरिया का नेता कभी बनना नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया। वह एक नेत्र रोग के विशेषज्ञ थे जो लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उनके भाई और पिता की मृत्यु हो जाती है तब उन्होंने वहां की सत्ता संभाली और उनकी सत्ता सन 2000 से लेकर 2024 तक 24 साल तक चलती रही। लगभग 15 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने का जो अंतिम प्रयास हुआ वो 15 दिनों से भी कम समय में ये सफल हो गया है। 8 दिसंबर को विद्रोही दलों ने राजधानी जो वहां की है सीरिया की दमिश्क, उस पे उन्होंने हमला किया और असद उसके बाद देश छोड़कर किसी अज्ञात जगह पे चले गए। सीरिया में कौन किससे लड़ रहा है और क्यों इतनी सारी विदेशी सरकारें हैं, चाहे अमेरिका है, रूस है, ईरान है, तुर्की है, वो इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? असद की सत्ता इतने लंबे समय तक कैसे टिकी रही और अब उनके जाने के बाद क्या होगा? इसको जानने के लिए पहले
1971 में चलते हैं। सीरिया पर हाफिज अल असद का नियंत्रण था, जिन्हें कई लोग तानाशाह भी मानते थे। सन 2000 में हाफिज की मृत्यु के बाद उनके बेटे बसर ने सत्ता संभाली, जैसे मैंने पहले बताया। सन 2011 में मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग नाम से आंदोलन चलता है, जिसके तहत जितने भी तानाशाह थे, जितनी राजशाही थी, उसको हटाने का प्रयास किया जाता है और हर जगह पे डेमोक्रेसी लागू करने के लिए कोशिश की जाती है, जिसमें से सीरिया भी एक था, जिसको दबाने के लिए बशर अल असद ने पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की, पुलिस को यूज किया और जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे उसको मारना, फांसी देना और जेलों में बंद करना शुरू कर दिया, जिससे बशर अल असद के खिलाफ वहां के लोगों में एक मन में उनके ये हो गया था कि ये भी अपने पिता की तरह तानाशाह ही हैं। बसद अलावी समुदाय से आते हैं, जो एक शिया समुदाय का घटक है, और जो सीरिया में है वो सुन्नी मुसलमान बहुतायत में है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो सीरिया का संसाधन है वो अलावियों के हाथ में ज्यादा है, और सत्ता में आने के बाद से असद ने अर्थव्यवस्था को तो खोला, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो उनके समुदाय के मानने वाले लोगों को ज्यादा हुआ। इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन जब शुरू हुए तो मूल रूप से वो शांतिपूर्ण थे। पहले इसे महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बनाया हुआ एक आंदोलन दिखाया गया, लेकिन बाद में ये हुआ कि ये सत्ता का परिवर्तन करने के लिए किया गया है। असद की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा प्रहार किया और ये जल्द ही गृह युद्ध में बदल गया। लड़ाकों में कई गुट शामिल थे, अलग अलग बाहरी समर्थन के साथ, लेकिन असद को सत्ता से हटाना ही सबका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। विद्रोहियों ने देश के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हालांकि असद सीरिया के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिए थे, पर 2015 में रूस की हवाई सहायता और ईरान की मदद से असद की सेना ने विद्रोहियों को पीछे भी धकेल दिया था काफी हद तक, और सन 2020 तक गृहयुद्ध एक जमे हुए संघर्ष की स्थिति में पहुंच गया था। जबकि 27 नवंबर को सरकार विरोधी बल ने एक त्वरित आंदोलन चलाया और 27 नवंबर को आंदोलन चला, 8 दिसंबर तक वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया। अब जानते हैं कौन किससे लड़ रहा है और क्यों। तो दमिश्क पर कब्जा करने वाले समूह का जो नेतृत्व है वो हयात तहरीर अल शाम नाम का एक संगठन है, जो अलकायदा से संबंधित है, ये कर रहा है, और इसके नेता हैं अबू मोहम्मद अल जुलैनी। एसटीएस की स्थापना सन 2011 में जबात अल नुसरा के रूप में की गई थी, जो सीरिया में अलकायदा की एक शाखा थी। 2016 में इसने अलकायदा से अलग होकर जबात फतेह अल शाम JFS का गठन किया। एसटीएस का उद्देश्य असद को हटाकर एक सुन्नी इस्लामी शासन स्थापित करना है वहां पे सीरिया में। दूसरा महत्वपूर्ण जो गुट है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का है, SDF, जो कुर्द मिलिशिया का एक समूह है। इनका मुख्य उद्देश्य कुर्दों के लिए अधिक स्वायत्तता और अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके अलावा तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी भी असद और कुर्दों दोनों का विरोध कर रही हैं। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। ये जो कुर्द समूह है ये मेनली तुर्की का एक समूह है जो तुर्की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन कुर्दों की कुछ आबादी सीरिया में भी रहती है, तो सीरिया में भी अपने लोगों के लिए लड़ता है। अब ये लेकिन असद के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है। तो असद की सेना में जो लोग हैं उनमें एक पार्ट है जिसपे तुर्की की नजर है, जिसको तुर्की ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो इस तरह से तुर्की कुर्दों के खिलाफ लड़ रही है, तो साथ साथ वो फिर असद के खिलाफ भी इनडायरेक्टली लड़ाई कर रही है। विदेशी गुटों में ईरान और रूस असद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि लेबनान के हिजबुल्लाह ने उन्हें महत्वपूर्ण लड़ाकू समर्थन भी प्रदान करवाया है। अमेरिका और तुर्की ने असद विरोधी ताकतों का समर्थन किया। हालांकि तुर्की की प्राथमिक दुश्मनी कुर्दों के साथ है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब इसमें रूस क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो जहां पे अमेरिका रहेगा वहां पर विरोध में रूस रहेगा ही रहेगा, और जहां पर रूस रहेगा वहां विरोध में अमेरिका रहेगा। लेकिन ईरान क्यों समर्थन कर रहा है? तो ईरान एक शिया बाहुल्य कंट्री है, और जो सीरिया है वहां पे शिया शासन कर रहा है, तो वो लोग शिया हैं, इसलिए शिया का समर्थन कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है, जो मेनली लेबनान में एक्टिव है, इजराइल से लड़ता है, हिजबुल्लाह भी एक शिया समर्थित आतंकवादी संगठन है, इसलिए हिजबुल्लाह भी सीरिया में असद को सपोर्ट करता है। सीरिया असद के शासन के तहत फिलिस्तीन का एक महत्वपूर्ण समर्थक था। इसी कारण से इजराइल ने भी उसके कई हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब बशर अल असद तो पराजित हो गए हैं,
तो अब सीरिया में क्या होगा? तो ईरान हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल से लड़ने के लिए गाजा में और लेबनान में वहां पे उलझा हुआ है। इधर यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस उलझा हुआ है। तो ये जो सारे देश थे जो समर्थक थे सीरिया के, जो बशर अल असद को सपोर्ट करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं उलझे थे और वो बशर अल असद को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सिर्फ 10 या 15 दिनों के बीच में सत्ता से बाहर हो गए। और वहां के जो सैनिक है, अभी वीडियो आई है, तो वो सैनिक अपने हथियार तक ले जाके सरेंडर कर रहे हैं विद्रोहियों को और कह रहे हैं कि उनको सेना में तो भर्ती ही नहीं होना था, वो जबरदस्ती सेना में थे। ये सेम उस तरह से है जैसे अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिकी सेना गई वैसे ही तालिबान ने वहां पर 10 दिनों के भीतर कब्जा कर लिया और वहां के जो अफगानी सैनिक थे उन्होंने अपने हथियार उनको सरेंडर कर दिए। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि असद का पतन सीरिया में पूरी तरह से हो गया है और गृह युद्ध का अंत हो गया है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ एक अध्याय की तरह ही हो। असद निसंदेह अलोकप्रिय तो थे, लेकिन कई लोग उन्हें सुन्नी इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ एक दीवार और अल्पसंख्यक अधिकारियों के चैंपियन के रूप में भी मानते थे। लोगों का यह मानना था कि जब तक असद हैं तब तक जो शिया समुदाय है वो सीरिया में सेफ रहेगा। हालांकि जिस अलकायदा और एसटीएस ने उन्हें सत्ता से हटाया है उनका एक हिंसक अतीत रहा है। एसटीएस ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के प्रति अधिक उदार और समझौतावादी रुख अपनाया है, लेकिन कई लोगों को इस बात का डर है कि उनकी जीत सीरिया को मेडिटेरियन का अफगानिस्तान न बना दे। और जैसे बशर अल असद सत्ता में आते ही थोड़ा नर्म थे, उसके बाद एकदम से लोगों को फांसी देना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिए, वैसे ही एसटीएस फिर से शुरू न कर दे। रूस ने हालिया सीरियाई संकट में सक्रिय हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है, साथ ही अमेरिका ने भी इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। अब जानते हैं भारत के साथ बशर अल असद और सीरिया का कैसा संबंध रहा है। तो भारत और असद के बीच में हमेशा से एक मैत्रीपूर्ण और शांति वाला संबंध रहा था। भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक है क्योंकि दोनों बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं। दोनों देश सिल्क रोड पर स्थित थे, यानी व्यापार मार्ग पर, जो प्राचीन काल में यूज होता था, जिसके माध्यम से सदियों तक सभ्यताओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का दूतावास दमिश्क में है और सीरिया का दूतावास न्यू दिल्ली में है। सीरिया कश्मीर विवाद पर भारत के रुख का हमेशा समर्थन करता रहा और हमेशा ये बोलता रहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है और जिसपे भारत का अधिकार है कश्मीर पर, और इसमें बाहर के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से गोलान हाइट्स पर जिसपे इजराइल का कब्जा है, इस पे भारत हमेशा सीरिया का समर्थन करता रहा है। अब जानते हैं सायनाडा जेल के बारे में और इसे मानव कत्लगाह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्यों कहा। तो सायनाडा जेल जो है इसे सेडनाया जेल भी कहा जाता है। 1980 के दशक में राजधानी दमिश्क से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में एक छोटे से गांव में इसकी स्थापना की गई थी। इस जेल का निर्माण 1978 में शुरू हुआ और बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1987 में पहली बार कैदियों की खेप इसमें जमा की गई, वहां पे उनको गिरफ्तार किया गया। 2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ह्यूमन स्लॉटर हाउस यानी मानव कत्लगाह नामक एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी, जिसमें जेल की संरचना को पूर्व कैदियों की गवाही के आधार पर 3D मॉडल में तैयार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जेल में 2 मुख्य इमारतें हैं जिसे रेड बिल्डिंग और व्हाइट बिल्डिंग कहा जाता है। प्रत्येक इमारत में 10,000 से 20,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। एल शेप की रेड बिल्डिंग जो है ये मुख्य रूप से जो नागरिक कैदी हैं उनको रखा जाता है, जिन्हें 2011 का जो अरब स्प्रिंग के दौरान गृह युद्ध हुआ था उनके लिए जो मेन रूप से रिजर्व है। जबकि जो दूसरी बिल्डिंग है व्हाइट बिल्डिंग, उसे सीरियाई सैन्य कर्मियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शासन के प्रति वफादार नहीं माना जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2011 से सितंबर 2015 तक सेडनाया जेल में 5,000 से 13,000 लोगों को फांसी दी गई। इसके बाद हजारों और लोगों को मौत के घाट उतारा गया। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इसे मौत का शिविर भी करार दिया, जैसे मैंने पहले बताया, जबकि यूके स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स का अनुमान है कि सेडनाया में अभी तक लगभग 30,000 कैदियों की हत्या कर दी गई है। जीवित बचे लोगों ने दर्दनाक अनुभव साझा किया, जिसमें रात के समय रेड और व्हाइट बिल्डिंग से कैदियों को व्हाइट बिल्डिंग के तहखाने में स्थित फांसी कक्ष में ले जाया जाता है। बीबीसी के अनुसार कैदियों की आंखों पर पट्टी बांधकर
उन्हें 1 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है जहां 10 फंदे लगे होते हैं। 2012 में इस कमरे को बड़ा किया गया और इसमें 20 अतिरिक्त और फंदे बनाए गए। सिडनाया में अत्यधिक गंदगी, हिंसा और अमानवीय स्थिति के कारण कई कैदी भूख, प्यास, बीमारियों और प्रताड़ना के कारण ही मर जाते हैं। कुछ को जीवित रहने के लिए अपना ही पेशाब पीना पड़ता है क्योंकि उनको पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उन्हें अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले सेल में भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। रविवार 8 दिसंबर को सीरिया में दमिश्क पर तेज हमले के दौरान बशर अल असद शासन को उखाड़ फेंकने वाले विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम यानी एसटीएस ने सिडनाया जेल पर भी कब्जा कर लिया। इस जेल में हजारों कैदियों, खासकर 2011 में सीरियाई विद्रोह के समय से जो राजनीतिक कैदी थे, उनको सबको रिहा करा दिया गया है। अब आगे क्या होगा? तो सीरिया का भविष्य अब एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। क्या एसटीएस एक नई समझौता सरकार चलाने में सक्षम हो पाएगा या फिर ये एक नई लड़ाई को जन्म देगा? ये आगे वक्त ही बताएगा। ये थी सीरिया की कहानी। एक देश जो एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अधिकार रखता है, लेकिन आज संघर्ष के दलदल में फंसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।